फ्रेंड्स, राम राम। आज का टॉपिक है संपत्ति। हम संपत्ति के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। संपत्ति क्या होता है? तो ये बताता है कि यह व्यापार के संचालन में प्रयुक्त वह आर्थिक संसाधन होता है जिसको मुद्रा में व्यक्त किया जा सकता है तथा इनके प्रयोग से इकाई एक वर्ष से ज़्यादा अवधि तक लाभ प्राप्त कर सकता है। लाभ का आशय यहाँ पे है कि उस वस्तु का ये प्रयोग कर सकता है। ठीक है। अब इसमें जो शब्द का प्रयोग हुआ है उसको डिकोड कर लेते हैं। जैसे आर्थिक संसाधन, उसका एक मूल्य होना चाहिए, उसका प्रयोग एक से ज़्यादा अवधि के लिए करता है इकाई, और यह जो वस्तु होता है वह पुनः बिक्री के उद्देश्य से नहीं खरीदा जाता है। पहले हम लोग बात करते हैं आर्थिक संसाधन पर। ये आर्थिक संसाधन क्या होता है? हमें यह पता है कि जब कोई व्यापार की स्थापना किया जाता है तो उस व्यापार को चलाने के लिए हमें कुछ वस्तुओं की आवश्यकता होती है। वो लेबर भी हो सकता है, वो कैपिटल भी हो सकता है, वो लैंड भी हो सकता है। वो जो भी आवश्यक चीज़ें होती हैं हम उसको ऑर्गेनाइज करके तब बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जो हम लोग कई बार उसको क्रय विक्रय करते हैं। कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जो क्रय एक बार होता है लेकिन वो विक्रय के उद्देश्य से नहीं होता है, वो उसी व्यापार में बना रहता है और दीर्घ काल तक बना रहता है, जिसके प्रयोग से व्यापार लाभ कमाता है। यहाँ लाभ का आशय है कि जो व्यापार के संचालन से उसको सरप्लस होता है, जो कैश इनफ्लो होता है, वो व्यापार इन्हीं वस्तुओं के सहायता से प्राप्त करता है। तो आर्थिक संसाधन मतलब होता है वह वस्तु जो व्यापार के संचालन में लगाए जाते हैं। अगर उन आर्थिक संसाधन का कोई मूल्य हो, इंडियन करेंसी में उसको INR में व्यक्त कर सकते हम लोग हैं। अदर कंट्री के लिए जो उनकी लोकल करेंसी होगी वो एक्सप्रेशन में आता है। तो उस आर्थिक संसाधन का एक मूल्य होना चाहिए। जैसे बिजनेस का गुडविल, बिजनेस की ख्याति मतलब उस बिजनेस का नाम। बिजनेस की ख्याति का अपना कोई मूल्य तो होता नहीं है। अपना मतलब उसको उसको बनाने का कोई मूल्य नहीं होता है। इसीलिए बिजनेस का जो गुडविल होता है वो बैलेंस शीट में शो नहीं किया जाता है, क्योंकि उसका कोई प्राइस ही नहीं होता है। हाँ, वही गुडविल जब हम कहीं से परचेज कर लाते हैं तो ऐसी दशा में उस गुडविल को हम लोग बैलेंस शीट में शो करते हैं। क्यों शो करते हैं? क्योंकि जब हम उस गुडविल को परचेज करते हैं तो कोई न कोई वैल्यू पे करके ही लाते हैं। इसका मतलब हुआ कि जो सेल्फ जनरेटेड एसेट्स है उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। वैल्यू होने का मतलब उसका कोई कॉस्ट प्राइस नहीं होता है, उसको बैलेंस शीट में हम नहीं शो कर सकते हैं। लेकिन वो वस्तुएं अगर बाहर से परचेज करके लाई जाती है तो हम उसका कुछ न कुछ मूल्य दे देते हैं, इसलिए वो बैलेंस शीट में वो शो की जाती है। तो मुद्रा में आर्थिक संसाधन का मूल्य व्यक्त होना चाहिए। तीसरा है कि जो आर्थिक संसाधन व्यापार में लगाया गया है वह न केवल वर्तमान में बल्कि आगामी वर्षों में भी व्यापार में बने रहेंगे और इकाई उसका लाभ लेता रहेगा। लाभ मतलब यहाँ पर उसका प्रयोग करता रहेगा। उस प्रयोग करने से व्यापार को नगद की प्राप्ति होती है, जिसको आप कैश इनफ्लो कहते हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट देखा जाए तो जब वह वस्तु, वह आर्थिक संसाधन व्यापार में कई वर्षों तक बना रहेगा तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आता है कि उसको बेचने के लिए इकाई परचेज नहीं करती है, उसको व्यापार में रखने के लिए परचेज करती है ताकि व्यापार का संचालन किया जा सके।
अंतिम बिंदु है, ये तो हो गया। अब देखते हैं उदाहरण। उदाहरण सिंपल सा है, जैसे इकाई के द्वारा भवन का खरीद हो, बिल्डिंग का, इकाई के द्वारा मशीन का खरीद हो, इकाई के पास अगर नकद है, इकाई ने फर्नीचर खरीदा है, इकाई ने पेटेंट खरीदा है। इन प्रकार के एग्जाम्पल्स और भी मिलेंगे। बस आपको क्या फोकस करना है, ये जो 4 बातें हैं, किसी भी वस्तु पर अगर ये लागू होती हैं तो निश्चित रूप से वह इकाई की संपत्ति ही होगी। आगे हम देखेंगे कि संपत्ति का जब वर्गीकरण किया जाता है तो उसमें विभिन्न प्रकार की संपत्तियों का समावेश किया जाता है। वो जब बैलेंस शीट का डिस्कस करेंगे तब करेंगे। आज का फोकस पॉइंट इतना ही है कि संपत्ति किसे कहा जाता है, संपत्ति के क्या क्या फीचर्स होने चाहिए जिससे आप आइडेंटिफाई कर सके कि अमुक वस्तु एक संपत्ति है। अभी के लिए इतना ही फ्रेंड। राम राम।